भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर है जो आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी वैदिक युग की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। देखिए, जब एक महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई तो उसकी राख से एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये कहानी उस दौर की है जिसने आज के भारत की नींव रखी, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें आज तक एक गहरे रहस्य में डूबी हुई हैं। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। पहला टुकड़ा, एक नए अध्याय की शुरुआत। इसे ऐसे समझिए, वैदिक युग ना दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह था, करीब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसने एक तरफ कांस्य युग की महान सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी तरफ लौह युग के उभरते शहरों के बीच के खालीपन को भरा। मतलब ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव का दौर था। और इस नए दौर के केंद्र में थे वो लोग जिन्हें आर्य कहा गया। ये नाम संस्कृत के शब्द आर्य से आया है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यही वो लोग थे जिन्होंने उस संस्कृति की शुरुआत की जिसे हम आज वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक कमाल की बात है, इस पूरे दौर का जो सबसे जरूरी ज्ञान था, वेद, वो लिखे ही नहीं गए थे। सोचिए जरा, बस याद करके जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। सैकड़ों सालों तक इसी मजबूत परंपरा को श्रुति कहा गया, जिसका मतलब है सुनना। लेकिन देखिए, जुबानी परंपराओं के साथ एक दिक्कत होती है। वक्त के साथ कुछ बातें खो जाती हैं। और यहीं से हमारी कहानी की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है, उत्पत्ति पर एक जबरदस्त बहस। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वैदिक लोग आखिर थे कौन? और इससे भी जरूरी, ये आए कहाँ से थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को दो खेमों में बांट देता है। तो इस पूरी बहस में ना मोटे तौर पर दो थियोरीज हैं। एक तरफ है माइग्रेशन थियोरी, जो कहती है कि आर्य कहीं बाहर से, जैसे सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। और दूसरी तरफ है इंडिजिनस थ्योरी, जो ये तर्क देती है कि अरे नहीं, वो तो हमेशा से यहीं के थे, सप्त सिंधु इलाके के, मतलब आज के पंजाब और सिंध वाले हिस्से के। और जब मैं कह रहा हूं कि ये मामला पेचीदा है तो मेरा मतलब समझिए। जानकारों ने आर्यों के मूल घर के लिए लगभग हर जगह का नाम सुझाया है, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, यहाँ तक कि आर्कटिक रीजन और जर्मनी भी। इससे पता चलता है कि इस पर आम सहमति कितनी कम है। कोई आसान जवाब है ही नहीं। माइग्रेशन थ्योरी को मानने वालों के पास कुछ दिलचस्प सुराग हैं। तुर्की में 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है, जिसमें इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का जिक्र है, भारत से बहुत दूर। और फिर भाषा का कनेक्शन देखिए। ऋग्वेद की संस्कृत और पुराने ईरानी ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता में इतनी ज्यादा समानता है कि ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ गंगानाथ झा और एसी दास जैसे विद्वानों ने जोर देकर कहा कि हमें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए आर्य हमेशा से भारतीय थे और उनका मूल घर सप्त सिंधु क्षेत्र ही था। तो वे चाहे कहीं से भी आए हों, एक और बड़ा सवाल ये है कि वे इतने कामयाब कैसे हुए? उनके फैलाव के पीछे आखिर क्या राज थे? अगर माइग्रेशन थ्योरी के हिसाब से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास लोगों के झुंड हिंदू कुश पहाड़ों के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में आने लगे। और जब वे यहाँ पहुंचे तो वे अकेले नहीं थे। उनका सामना उन लोगों से हुआ जो यहाँ पहले से रह रहे थे, जिन्हें ऋग्वेद में दास या दस्यु कहा गया है। और ग्रंथ ये बताते हैं कि ये मुलाकात हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थी, टकराव के भी संकेत मिलते हैं। तो ये सवाल उठता है, वो इतनी तेजी से फैले कैसे? इसका जवाब शायद उनकी तकनीक और रणनीति में छिपा है। उनके पास कुछ बहुत बड़े फायदे थे। जरा सोचिए, घोड़ों से चलने वाले तेज रफ्तार रथ जो युद्ध के मैदान में कहीं भी पहुंच जाएं, बेहतर क्वालिटी के कांसे के हथियार, सुरक्षा के लिए कवच, और तो और पुरुचरिष्णु नाम की एक रहस्यमयी विनाशकारी मशीन का भी जिक्र मिलता है। ये उनके सीक्रेट वेपन्स थे। तो आखिर में इस पूरे दौर ने भारतीय इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी? वैदिक युग की सबसे बड़ी विरासत शायद एक पुल के तौर पर उसकी भूमिका है। इसने सिंधु घाटी की प्राचीन दुनिया और गंगा के मैदानों के नए शहरों के बीच की खाई को भरा
और ये तय किया कि सभ्यता की लौ बुझे नहीं बल्कि जलती रहे। लेकिन आखिर में ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी, ये मिलजुल कर रहने की भी कहानी थी। समय के साथ बाहर से आए लोग और स्थानीय लोग आपस में घुल मिल गए, खेती बाड़ी को अपनाया और साथ मिलकर एक नई जीवंत संस्कृति बनाई, एक ऐसी संस्कृति जिसने आज के भारत की नींव रखी। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी भी समाज के लिए उसकी उत्पत्ति की कहानियां सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होती, वो ये तय करती हैं कि आज वो समाज खुद को कैसे देखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो वैदिक युग की इस पहेली को आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी बना देता है।